कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल मैट और नादिया को देखते हैं जो अपने नए नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। ये घर एक सुनसान एरिया में होता है जहाँ ना तो कोई दूसरा घर होता है और ना ही कोई आबादी। शहर के शोर शराबे से तंग आकर मैट और नादिया को भी एक ऐसा ही शांत और सुकून से भरा घर चाहिए था। ये खूबसूरत घर मैट को बहुत कम दाम में मिल गया था। जब ये दोनों घर के अंदर आते हैं तो घर की हालत बहुत खराब होती है, जैसे कई सालों से खाली पड़ा हो। इसलिए दोनों मिलकर घर की सफाई शुरू कर देते हैं। मैट जब भी फजूल सामान होता है उसे खिड़की से बाहर फेंकने लगता है। किचन साफ करते वक्त नादिया को एक मरा हुआ परिंदा मिलता है जिसे दफनाने के लिए वो वहीं ले जाती है, लेकिन तभी ऊपर खिड़की से मैट नादिया को आवाज देता है। नादिया का ध्यान ऊपर मैट की तरफ जाता है और जब वो वापस नीचे देखती है तो परिंदा वहां से गायब हो चुका होता है। ये देखकर नादिया कुछ अजीब लगता है और वो सोचती है कि अचानक वो परिंदा कहाँ चला गया। दूसरी तरफ मैट को दीवार में कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। उसे देखने के लिए वो वॉलपेपर को फाड़ देता है और वहां से उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है जिसे खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है। मैट चाबी ढूंढने लगता है और उसे वो चाबी बाहर फेंके हुए कबाड़ में मिल जाती है। मैट चाबी को दरवाजे के होल में डालकर दरवाजा खोल देता है। अब वहाँ नादिया भी आ जाती है। ये दोनों देखते हैं कि अंदर एक काला गहरा और अंधेरा कमरा है। जैसे ही ये दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं बाहर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। ये देखकर दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। मैट कहता है कि हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और नादिया उस रूम के पास अकेली रह जाती है। नादिया सोचती है कि उसे उस रूम में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है, इसलिए वो मैट के पीछे चली जाती है। रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह नादिया एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करती है। कुछ देर बाद इलेक्ट्रिशियन आता है लाइट्स ब्लिंक होने का मसला चेक करने। वो नीचे बेसमेंट में जाता है और वहाँ का मंजर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि पूरा बेसमेंट बिजली की वायर से बड़ा बड़ा होता है। कोई भी कोना ऐसा नहीं होता जहाँ वायर्स ना हो। वो वायर्स बहुत पुरानी लग रही होती हैं। इलेक्ट्रिशियन कहता है मैंने आज तक ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। फिर वो घर की लाइट्स चालू करके जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त मैट से कहता है तुमने ये घर क्यों खरीदा? इस घर के पहले मालिक का कत्ल इसी घर में हुआ था और उस दिन के बाद से यहाँ कोई रहने नहीं आया। ये सुनकर मैट घबरा जाता है और घर के बारे में रिसर्च करने लगता है। रिसर्च के दौरान इंटरनेट पर उसे एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें थॉमसन फैमिली का जिक्र होता है। वो भी एक कपल था। आर्टिकल में लिखा होता है कि इस घर में रहने वाले कपल को उनके अपने बेटे ने मार दिया था जिसका नाम जॉन था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉन पुलिस को बताता है मुझसे ये कत्ल इस घर ने करवाया है। ये देखकर मैट को यह कहानी झूठी लगती है। कई घंटों तक रिसर्च करने के बाद वो थक जाता है। फिर वो अपनी बीवी से छुपकर उस अंधेरे वाले कमरे में बैठकर शराब पीने लगता है। बोतल में से 2 गुण बची होती हैं। वो पीता है और सोचता है कि काश पीने के लिए एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है। जब लाइट वापस आती है उसके सामने एक नई शराब की बोतल रखी होती है। ये देखकर मैट की आंखें खुल जाती हैं। जब वो बोतल को छू कर चेक करता है तो उसे समझ आता है कि ये असली बोतल है, मतलब कि वो रूम किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। अगली सुबह जब नादिया नींद से जागती है तो देखती है कि मैट वहाँ नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसी रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पूरा कमरा महंगी पेंटिंग्स और नए सामान से भरा हुआ है और मैट बहुत खुश है। मैट उसे बताता है कि इस रूम में किसी विश को पूरा करने की ताकत है। वो नादिया से कहता है तुम्हें जो भी चीज चाहिए बस दिल से मांगो, वो तुम्हारे सामने हमेशा के लिए आ जाएगी। ये सुनकर नादिया को मैट की बात मजाक लगती है, इसलिए वो हंसने लगती है। मैट कहता है एक बार करके तो देखो। तब नादिया कहती है अच्छा ठीक है, मुझे जॉब की जरूरत है, मैं वही मांग लेती हूँ। मैट समझाता है ये रूम जॉब नहीं दे सकता, तुम इससे कोई चीज मांगो। फिर नादिया आंखें बंद करती है और विश करती है कि उसे $1000 मिल जाए और पलक झपकते ही उनके पास $1000 आ जाते हैं। अब भी नादिया को यकीन नहीं होता तो वह फिर से विश करती है और कहती है कि उसे $1 मिलियन चाहिए और पहले की तरह इस बार भी उन्हें $1 मिलियन मिल जाते हैं। अब नादिया को यकीन हो जाता है ये रूम कोई आम कमरा नहीं बल्कि हर ख्वाहिश को पूरा करने वाला कमरा है। फिर ये दोनों उस रूम से एक के बाद एक महंगी चीजें मांगते हैं, वाइन, एक्सपेंसिव क्लॉथ, डायमंड, सोना, खाना पीना और ढेर सारा पैसा। ये दोनों रातों रात मिलियनर बन जाते हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। रात को नादिया मैट से पूछती है आखिर ये रूम हमारी इतनी सारी विशेष कैसे पूरी कर सकता है? मैट कहता है हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस एंजॉय करना चाहिए। इस तरह ये दोनों अगले कई दिन मिलियनर्स की तरह गुजारते हैं। जब भी कोई विश होती लाइट्स टिमटिमाती और उनकी हर विश बेसमेंट में बने उस कमरे में पूरी हो जाती। ये दोनों डांस करते, पार्टीज करते और पूरी तरह से मजे लेते। लेकिन उनकी ये चमक धमक वाली जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी क्योंकि अब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। वैसे तो वो रूम हर चीज दे सकता था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो दोनों के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और वो चीज थी एक बच्चा। एक दिन मैट नादिया को एक बच्चे का झूला गिफ्ट करता है जो इस बात का इशारा होता है हमें बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। मैट नादिया को समझाता है कि हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नादिया तैयार नहीं होती क्योंकि उसके पहले भी 2 मिसकैरेजेस हो चुके होते हैं। अब नादिया परेशान हो जाती है। काफी देर सोचने के बाद वो उस रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है और उसे बच्चा मिल भी जाता है। जब मैट आता है और नादिया को बच्चे के साथ देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और नादिया से कहता है तुम्हें मेरी परमिशन के बगैर ये बच्चा नहीं लेना चाहिए था। इस बात पर दोनों के बीच बहस होती है। नादिया कहती है कि उसने शॉर्टकट इसलिए लिया ताकि उसे मिसकैरेज या लेबर पेन की तकलीफ न उठानी पड़े। वो कहती है हम दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन मैट बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है तुम उस रूम में जाकर विश करो कि ये बच्चा वापस चला जाए। नादिया मजबूरन रूम में जाती है और बच्चे को गायब करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वैसा नहीं कर पाती, इसलिए वो बच्चा मैट के हवाले कर देती है। मैट जब बच्चा गोद में उठाता है तो वो भी इमोशनल हो जाता है और वो भी उसे गायब करने की विश नहीं कर पाता। वो बच्चा वापस नादिया की गोद में डाल देता है। अब दोनों फैसला करते हैं कि वो बच्चे को पालेंगे। इस तरह से ये दोनों एक बच्चे के पेरेंट्स बन जाते हैं। अब बच्चा मिलने के बाद नादिया तो बहुत खुश होती है, लेकिन मैट को उस बच्चे से कोई लगाव नहीं होता। मैट उस रूम के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहता था, इसलिए वो फिर से रिसर्च करने लगता है। रिसर्च के दौरान उसे पता चलता है कि वो लड़का जिसके बारे में उसने आर्टिकल में
में पड़ा था जिसने अपने माँ बाप को मारा था वो अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में जिंदगी बिता रहा है। ये जानकर मैट कुछ पैसे विश के जरिए मिले हुए पैसे के ढेर में से अपनी पॉकेट में डाल लेता है और जॉन से मिलने निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचकर नर्स मैट से पूछती है, क्या तुम रिपोर्टर हो? क्योंकि पिछले 45 सालों से जॉन के पास उसके घर वालों में से कोई भी नहीं आया। मैट झूठ बोलता है कि हाँ मैं रिपोर्टर हूँ। कुछ देर बाद जॉन आता है और वो बहुत बुरा हो चुका होता है। जॉन पीछे टेबल पर बैठकर कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर मैट को अजीब लगता है और वो सीधा पूछता है, तुम इस रूम के बारे में क्या जानते हो? तुमने अपने माँ बाप को क्यों मारा? तब जॉन कहता है, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा बल्कि उस रूम ने मुझसे ये करवाया। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है तुम मजे कर रहे हो, महंगा खाना, वाइन, कपड़े, सब कुछ, लेकिन जल्द ही इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। मैट को लगता है कि जॉन का दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए उसे छोड़कर घर लौटने लगता है। रास्ते में वो पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। पेट्रोल डालने के बाद जब वो एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो पैसे की जगह उसके हाथ में राख निकलती है। ये देखकर परेशान हो जाता है। फिर दूसरी जेब से पैसे निकाल कर एम्प्लॉय को देता है और सीधा घर आ जाता है। घर आकर सोचता है, मैंने तो इतने सारे पैसे जेब में डाले थे, फिर ये राख कहाँ से आ गई? अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो विश के जरिए मांगे गए पैसे उठाता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। देखते ही देखते वो पैसे गायब हो जाते हैं। फिर वो विश से मिली हुई पेंटिंग उठाता है और उसका आधा हिस्सा घर के अंदर और आधा घर के बाहर निकालता है। कुछ ही देर में घर के बाहर वाला हिस्सा राख में बदल जाता है, जबकि अंदर वाला हिस्सा वैसा का वैसा ही रहता है। ये देखकर मैट समझ आता है रूम से मिली हुई कोई भी चीज घर के बाहर नहीं ले जा सकते, वरना वो खाक में बदल जाएगी। अब मैट रूम की दीवार तोड़ने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि अंदर असल में क्या छुपा है, लेकिन दीवारों के अंदर सिर्फ उलझी हुई वायर्स मिलती हैं और कुछ नहीं। हर जगह सिर्फ तार ही तार होते हैं। दीवारें तोड़ने की आवाज सुनकर नादिया वहां पहुंच जाती है। वो बच्चे को गोद में ली होती है और घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन मैट उसे रोक लेता है और कहता है, बच्चे को बाहर मत लेके जाना, ये सेफ नहीं है। वो असल वजह नहीं बताता, लेकिन उसे पता चल गया होता है कि रूम से विश करके मिली हुई कोई भी चीज घर के बाहर गई तो वो खत्म हो जाएगी। मैट के मना करने के बावजूद भी नादिया बच्चे को बाहर ले जाती है। जैसे वो बच्चे को बाहर ले जाती है, बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसका रंग बदलने लगता है। ये देखकर नादिया चीखने लगती है। नादिया की आवाज सुनकर मैट दौड़कर उसके पास जाता है और दोनों को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि छोटा बच्चा अब छोटा नहीं रहा, बल्कि कुछ ही सेकंड्स में 8 साल का लड़का बन गया है। यहाँ मैट नादिया को बुरी सच्चाई बता देता है, ये रूम हमारी हर विश पूरी कर सकता है, लेकिन हम उसकी दी हुई चीजें घर से बाहर नहीं ले जा सकते, वरना वो पुरानी होकर राख बन जाएंगी। ये सुनकर नादिया बहुत उदास होती है। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि वो बच्चे को घर के अंदर ही रखेंगे और कभी भी इसे बाहर नहीं ले जाएंगे, वरना वो मर जाएगा। दिन गुजरने लगते हैं। नादिया बच्चे को घर के अंदर ही सब कुछ सिखाती है, उसे अपना बेटा मानती है और उसका नाम रखती है शेन। अब शेन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। वो किसी की बात नहीं मानता और उस पर किसी बात का असर नहीं होता। उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी नहीं होती। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो वो बर्फ खाना पसंद करता है। इन सब अजीब बातों के बावजूद भी नादिया शेन को बहुत ज्यादा प्यार करती है। नादिया शेन को समझाती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि भाई खतरनाक लोग हैं जो उसे मार देंगे। ये सुनकर शेन उदास हो जाता है और घर के अंदर रहते हुए कभी खिड़की से तो कभी दरवाजे से बाहर दुनिया देखता रहता है। जब भी नादिया घर से बाहर जाती या अंदर आती, वो दरवाजे में ताला लगा देती ताकि शेन घर से बाहर ना जा सके। एक दिन शेन घर में स्नो ग्लोब से खेल रहा होता है, तब वहाँ मैट आता है। क्योंकि मैट को शेन से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए वो शेन को डांट देता है, तुम्हें यहाँ खेलना नहीं चाहिए। शेन डर के मारे स्नो ग्लोब गिरा देता है जो टूट जाता है। मैट के इस रवैये से शेन को बहुत दुख होता है। रात को शेन चुपके से मैट और नादिया कमरे के पास जाता है और उन दोनों की बातें सुनता है। वो दोनों उस रूम के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर शेन को शक होता है कि जरूर उस रूम में कुछ ऐसा है जिससे वो अनजान है। वो सोचता है ये दोनों मुझे रूम से दूर रहने और बाहर न जाने को क्यों कहते हैं। इसलिए शेन टॉर्च उठाता है और घर की तलाश शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हुए वो सीधा बेसमेंट तक पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारी उलझी हुई वायर्स होती हैं। इन सब वायर्स को क्रॉस करने के बाद आखिरकार वो उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है। अब वहाँ जाकर उसे पूरा राज पता चल जाता है। रात भर पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक करती रहती हैं, लेकिन मैट और नादिया नींद में होने की वजह से कुछ महसूस नहीं कर पाते। अगले दिन जब मैट की आंख खुलती है तो उसे अपने पास नया स्नो ग्लोब रखा हुआ नजर आता है और थोड़ा दूर पे टूटा हुआ ग्लोब भी पड़ा होता है। ये देखकर मैट हैरान रह जाता है, ये नया ग्लोब किसने बनाया। वो सीधा नादिया के पास जाता है, उसे जगाता है और पूछता है, क्या तुमने इस ग्लोब को रूम से विश करके मांगा है? नादिया कहती है कि नहीं, मैंने इसकी विश नहीं की। तभी लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और मैट को समझ आता है ये सब शेन का काम है। वो दोनों तेजी से उस रूम की तरफ दौड़ते हैं और वहाँ जाकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शेन को घर के बाहर जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए उसने दिल में बाहर जाने की इच्छा रखी थी और उस रूम से अपने लिए एक बहुत ही बड़ा आउटडोर एरिया मांग लिया था जहाँ खुला आसमान, बड़ा जंगल था। शेन वहाँ मजे से खेल रहा होता है। नादिया अपने बेटे की बनाई हुई दुनिया को देखकर खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट शेन के इस काम से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं शेन इस रूम से बंदूक या कोई खतरनाक चीज ना मांग ले जो उनकी जान को खतरा बना दे। इसलिए वो शेन का हाथ पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। अब मैट रूम की चाबी अपने पास रख लेता है और शेन को उस रूम में जाने से मना करता है, लेकिन नादिया मैट को रोक देती है। वो कहती है, हम पहले ही शेन को बाहर जाने नहीं देते, अब बेचारे ने अपने लिए एक अलग आउटडोर बना लिया
गया है, हमें उसे वहाँ जाने से नहीं रोकना चाहिए और वहाँ उसकी जान को कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन मैट नादिया की बात नहीं मानता और कहता है शेन अभी समझदार नहीं है, मुझे डर है कहीं वो गलती से रूम से कुछ ऐसी चीज ना मांग ले जो हम दोनों के लिए खतरनाक हो। तभी फोन की घंटी बजती है। परमिशन ना होने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है। मैट उसका हाथ से फोन छीन लेता है और खुद बात करने लगता है। फोन की दूसरी तरफ जॉन होता है जिसने शेन की आवाज सुनकर समझ लिया था कि मैट ने रूम से एक बच्चा विश करके मांगा है। अब मैट उससे कुछ नहीं छुपाता और कहता है हम इस बच्चे से अपनी जान कैसे छुड़वाएं। इधर किचन में रखे हुए दूसरे फोन से नादिया उन दोनों की पूरी बातें छुपकर सुन रही होती है। जॉन उसे अपनी कहानी बताता है, मैं भी इस रूम से विश करके मंगाया गया था। वो कहता है मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी थी, लेकिन जब मैं घर से बाहर जाता था तो मेरी उम्र बढ़ने लगती थी। रूम ने मुझे बताया कि अगर तुम्हें घर से बाहर निकालना है तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने तुम्हें विश करके मांगा है। इसलिए जॉन कहता है मैंने उस औरत को मार दिया जिसने विश करके मुझे मांगा था और उसके हस्बैंड को भी। फिर वो कहता है मेरी और शेन की कहानी एक जैसी है। अगर तुम्हें शेन को बचाना है और उसे बाहर की दुनिया दिखानी है तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने शेन को विश करके मांगा था। अगर शेन को तुमने मांगा है तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी और अगर तुम्हारी वाइफ ने उसे मांगा है तो तुम्हें उसे मारना होगा। ये सब नादिया फोन पर सुन रही होती है। ये सुनकर वो अंदर से टूट जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। मैट उसे ढूंढने लगता है, उसे फिक्र होने लगती है। नादिया सोचती है कि शेन को जिंदगी देने के लिए उसे अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन वैसा कर नहीं पाती। इधर मैट टेबल पर बैठकर शेन के साथ डिनर करने लगता है। डिनर के दौरान शेन उससे पूछता है कि मेरी मोम कहाँ गई और भी सवाल करता है। मैट उसे लगातार सवालों से चिढ़ जाता है और गुस्से में कह देता है तुम हमारे असली बेटे नहीं हो और ना तुम्हारे कोई माँ बाप हैं। ये सुनकर शेन बहुत दुखी हो जाता है। मैट गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल लेता है। शेन डर के मारे रोता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद मैट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शेन के रूम में जाकर उसे माफी मांगता है और दोनों रात भर साथ सो जाते हैं। सुबह जब नादिया घर वापस आती है तो वो दोनों को एक साथ सोता हुआ देखकर मुस्कुराती है। कुछ देर बाद मैट की आंख खुलती है और वो देखकर खुश होता है कि नादिया घर आ गई है। मैट कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, मुझे माफ कर दो। मैंने शेन पर चिल्लाया और तुमसे भी झगड़ा किया। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे करीब आ जाते हैं और जब वो दोनों रूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं तब शेन छुपके से दरवाजे के पीछे से उन्हें देख रहा होता है। शेन के दिल में नादिया के लिए अट्रैक्शन पैदा होती है। अब उसे भी वही चीजें करनी होती हैं जो उसने मैट को करते हुए देखा, इसलिए वो दोनों के सो जाने का इंतजार करता है। जब मैट और नादिया गहरी नींद में चले जाते हैं तब शेन चुपके से मैट की पॉकेट से घर के बाहर जाने की चाबी चुरा लेता है। सुबह जब मैट और नादिया जागते हैं तो वो देखते हैं कि फ्रंट डोर खुला हुआ है। वो समझ जाते हैं कि शेन घर से बाहर निकल गया है। दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि शेन मर गया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो घर के एक अलग हिस्से में शेन को देखते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि शेन अब जवान और ताकतवर आदमी बन चुका है। शेन अपने माँ बाप की तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि अब वो उन दोनों का बादशाह है। नादिया उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन मैट उससे पहले शेन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान नादिया को धक्का लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो मैट उसे कहता है कि शेन को गोली लग गई है और वो मर गया है। ये सुनकर नादिया रोना शुरू कर देती है। मैट उसे तसल्ली देता है और घर के अंदर ले जाता है। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो मैट नादिया को उठाकर घर के अंदर ले गया था वो असल में मैट नहीं बल्कि शेन होता है। दूसरी तरफ जहाँ उनकी फाइट हुई थी असल मैट होश में आता है और पूरे घर में नादिया को ढूंढने लगता है। लाइट फिर से ब्लिंक करने लगती है और मैट अंदर के रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ भी नादिया नहीं होती। इधर नादिया को बिल्कुल खबर नहीं होती कि वो जिसके साथ बैठी है वो मैट नहीं बल्कि शेन है। लेकिन नादिया को लगता है कि मैट में कुछ बदलाव आ गया है। फिर शेन के बर्फ खाने की आदत को देखकर नादिया समझ जाती है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है जिसने रूम से विश करके अपना रूम मैट जैसा बना लिया है। दूसरी तरफ असल मैट समझ जाता है कि वो अकेला घर के अंदर फंसा हुआ है और शेन ने नादिया को रूम के जरिए किसी दूसरे घर में भेज दिया है। मैट पूरी ताकत से दीवार तोड़ने लगता है और आखिरकार वायर्स को पार करके वो उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ घना जंगल बना होता है। मैट समझ जाता है कि शेन ने रूम का इस्तेमाल करके इस जगह को बहुत बड़ा और अलग दुनिया बना दिया है और वहाँ शेन ने एक डुप्लीकेट घर भी बनाया होता है। मैट ये भी समझता है कि शेन ने नादिया को किडनैप करके इस डुप्लीकेट घर में रखा है ताकि वो उसके साथ अकेला रह सके। अपनी बीवी को बचाने के लिए मैट जंगल से दौड़ता हुआ उस डुप्लीकेट घर में पहुंचता है जहाँ शेन नादिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को देखकर शेन फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। नादिया पहचान नहीं पाती कि असल मैट कौन है क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। दोनों कहते हैं मेरे साथ चलो। नादिया समझदारी से शेन का नाम लेती है। शेन उसकी तरफ देख लेता है और नादिया समझ आती है कि यही शेन है। वो उसे धक्का देती है। शेन जमीन पर गिरता है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। मैट और नादिया रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते क्योंकि शेन ने रूम से विश करके उन्हें उसी घर में हमेशा के लिए फंसा दिया होता है। मैट एक होशियारी बड़ी विश करता है कि हम दोनों का नया रूप इस घर के अंदर रहे और हमारा असली रूप इस घर के बाहर चला जाए। तभी वहाँ शेन वापस आता है और मैट को चाकू घूम देता है। फिर वो नादिया से कहता है मैट को भूल जाओ, मेरे साथ रहो। लेकिन उसे एहसास होता है कि ये मैट और नादिया के लोन है जबकि असली मैट और नादिया रूम से बाहर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। शेन गुस्से में उनके पीछे दौड़ता है। मैट और नादिया असली घर पहुंच जाते हैं। शेन भी वहाँ पहुंचकर मैट पर हमला करता है लेकिन मैट उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। शेन डर कर वापस अंदर भागना चाहता है लेकिन नादिया तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। शेन अंदर नहीं आ सकता। फिर वो कहता है प्लीज मोम मेरे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन नादिया अब सब समझ गई थी। वो रोते हुए शेन को बूढ़ा होते हुए देखती है। उसका जिस्म गलने लगता है और आखिरकार वो राख में बदल जाता है। नादिया उसके पास जाकर उसकी राख हाथ में उठाती है और रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसने शेन को अपना बेटा माना था। मैट आता है नादिया के पास बैठकर उसे गले
लगा लेता है। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मैट और नादिया एक छोटे घर में सेटल हो गए होते हैं और सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर एक दिन नादिया प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। मतलब अब उनका असली बच्चा आने वाला होता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।